हेलो बच्चों, क्लास ट्वेल्थ के लिए स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑन यू क्लास में। बच्चों, क्लास ट्वेल्थ की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि क्लास ट्वेल्थ की प्रिपरेशन के लिए आपको क्लास 11th की कुछ चीज़ें साथ में लेकर के चलनी पड़ेगी। जैसे बच्चों, बिना इंटीग्रेशन, बिना डिफरेंशिएशन और बिना वेक्टर के आप फिजिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब इतना तो पता ही होना चाहिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों हमें पड़ती है फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन क्या होता है पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। वैसे तो आप क्लास ट्वेल्थ मैथ्स में आकर के इसके बारे में कंप्लीटली पढ़ते हो, ठीक ठाक पढ़ते हो मतलब। लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स नहीं है, क्लास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते। थोड़े बहुत फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो आपको लर्न होने चाहिए, और थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता क्या है। और दूसरा, आपको वेक्टर भी आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेक्टर को भी रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में रिलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, दूसरा, आपका एडिशन वेक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब यही नहीं पता आपको तो आपका काम कैसे चलेगा। वेक्टर के ऊपर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि वेक्टर आपका हर जगह डिस्कस होने वाला है, हर जगह डिस्कस होने वाला है। अभी यहाँ भी मैं कुलम्स लॉ का एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, अभी आएगा अभी कुलम्स लॉ का टॉपिक। तो वहां पे कुलम्स लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ना पड़ेगा, उसका एक वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब वेक्टर ही आप भूल चुके हो तो कहां से आपका काम चलेगा, हर जगह दिक्कत आती रहेगी। तो वेक्टर को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा। टॉपिक में नाम बता रहा हूं आपको, यूनिट वेक्टर आना चाहिए, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, दो वेक्टर का एडिशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, थोड़ा मैं आपसे रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा पूछ लेता हूं वेक्टर से रिलेटेड। मान लो ये एक वेक्टर है और एक ये दूसरा वेक्टर है, दोनों वेक्टर का लेंथ मान लो सेम है। ठीक है, जितने लेंथ का ये वेक्टर है उतने वेक्टर का लेंथ, इस वेक्टर का भी, दोनों वेक्टर का लेंथ सेम है, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अब इस वेक्टर को मैंने ए वेक्टर नाम दे रखा है, इस वेक्टर को मैंने बी वेक्टर नाम दे रखा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, तो आप बता दोगे कि ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर तब बोला जाता है जब उनका लेंथ भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो इन दोनों का लेंथ तो सेम है जो कि गिवन है हमें, वो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, लेकिन इनका डायरेक्शन सेम नहीं है, इसीलिए इन्हें इक्वल वेक्टर नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या इन दोनों वेक्टर को मैं इक्वल वेक्टर बना सकता हूं? बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखो कैसे बनाया जाएगा। जैसे ये वेक्टर ये है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दूं, इधर पलट दूं, तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को अगर आप पलट दे दो तो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, ये नेगेटिव बी हो जाएगा, इसे नेगेटिव बी बुलाया जाएगा। अब देखो इस वेक्टर है, इस वेक्टर को देखिए, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों के दोनों पैरेलल भी है, दोनों का लेंथ भी सेम है। तो अब हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर ये क्या है, इक्वल वेक्टर हैं। तो इस तरीके से दो वेक्टर इक्वल होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, जिनकी लेंथ भी सेम हो। ठीक है, उन्हें इक्वल वेक्टर बोला जाता है। तो ये अगर आपको नॉलेज में है तो अच्छी बात है, नहीं है नॉलेज में तो दोबारा जाकर के पढ़िए, वेक्टर को अच्छे से समझिए। ठीक है, अभी तो बहुत से टॉपिक है इसमें, यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या रिलेशन होता है। ओके, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। देखो बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर से। कंडक्टर क्या होता है? दो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर। ठीक है, वो सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उन्हें कंडक्टर बोला जाता है। जैसे आपका सिल्वर, कॉपर, ये गुड कंडक्टर में आते हैं। ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है वो एक गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, अर्थ इज ए गुड कंडक्टर, अर्थ भी हमारा एक गुड कंडक्टर होता है। बिल्कुल बच्चों, इसीलिए तो घरों में अर्थिंग कराई जाती है। अर्थिंग क्यों कराई जाती है? ताकि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, समटाइम्स उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बच्चों लीकेज ऑफ करंट होने लगता है, तो उस लीकेज ऑफ करंट के इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उनकी अर्थिंग कराई जाती है। मतलब उनको किसी वायर के जरिए जो ना ग्राउंडेड कर दिया जाता है, तो वो जो लीकेज ऑफ करंट होता है वो अर्थ में चला जाता है, जिसकी वजह से आप में इलेक्ट्रिक शॉक, आप मतलब एक इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचते हो। ठीक है, समटाइम्स जो हमारी डिवाइस होती है, जैसे कूलर है, कुछ भी है, उसमें बच्चों उनकी बॉडी में जो आउटर पार्ट होता है ना, वहां लीकेज ऑफ करंट होने लगता है। अब अगर घर में अर्थिंग नहीं है और हम उस कूलर को टच कर देते हैं तो वो करंट हम पे लगेगा ना, तो उससे जान भी जा सकती है। लेकिन अगर घर में अर्थिंग करा रखी है तो आदमी मतलब
करंट तो फिर भी मे भी हो सकता है आ जाए, लेकिन जान नहीं जाएगी इंसान की अगर अर्थिंग करा रही है, क्योंकि हमारा जो अर्थ होता है गुड कंडक्टर होता है, तो सारा का सारा करंट ग्राउंड में चला जाता है, इसलिए आदमी की जान जाने से बच जाती है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं। अब देखो जो इंसुलेटर क्या होता है, दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दो सब्सटेंस जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते उन्हें इंसुलेटर बोला जाता है। जैसे इंसुलेटर के कुछ एग्जांपल है, ग्लास, प्लास्टिक, एबोनाइट, समझ लो ना, ग्लास रॉड, ग्लास से बनी हुई रॉड या प्लास्टिक से बनी हुई रॉड, एबोनाइट रॉड, माइका, रबर, पेपर, ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, वुड एटसेट्रा, ये क्या है आपके, ये इंसुलेटर है, ये अपने में से करंट को पास नहीं होने देते। ठीक है, तो ये एक इंसुलेटर है। दूसरा बच्चों, अब आते हैं, देखो बच्चों जनरली जितने भी सब्सटेंस जो होते हैं वो एटम से ही मिलकर के बने होते हैं। अब जो एटम होता है, एटम क्या होता है, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये भी आपको पता है, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इतना आपको पता है। अब देखो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ए चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बच्चों प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, और कितना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है, ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। चार्ज को कूलम में मीजर किया जाता है, और प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज, उसे पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है चार्ज ऑन ए प्रोटॉन कितना होता है, तो आपको इतना बताना है, और वो पॉजिटिव उसे लिया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में भी इतना ही चार्ज होता है, बस उस चार्ज को नेगेटिव लिया जाता है और चार्ज को कूलम में मीजर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, इतना कितना, जितना प्रोटॉन का था में चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज होता है, बस एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, वाइल न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। दूसरा इसे भी नॉलेज में रखिए, ये आपका केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, बहुत ही कम मास है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, बहुत ही कम। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी मास ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होता है। लेकिन देखो ये मास है तो बहुत कम, लेकिन अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे हम ये पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन से बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है अगर हम दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि 10 के ऊपर जो पावर है बच्चों वो -31 है, और ये 10 के ऊपर जो पावर है वो -27 है, तो ये ज़्यादा मोर नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या है, लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन आपका फ्री टू मूव नहीं होता है, प्रोटॉन को स्टेशनरी माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो प्रोटॉन आर नॉट फ्री टू मूव विच इज स्टेशनरी, प्रोटॉन को बच्चों स्टेशनरी माना गया है क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, हैवी होता है आपका। ठीक है, दूसरा ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव इफ वी प्रोवाइड देम सम एनफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका हल्का भी होता है, लेकिन बच्चों से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, एक एंड से दूसरे एंड में मूव कराने के लिए उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इफ यू प्रोवाइड देम सम एनफ एनर्जी। देखो लिखा भी है यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर हम किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वो बैटरी क्या करती है, उसे एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से मतलब उस पर वर्क डन करती है, बैटरी क्या करती है, उस पर वर्क डन करती है, देन वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक एंड से दूसरे एंड मूव करता है। जैसे बच्चों आपने ये क्लास 10th में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, V इजिकल टू W/Q, V इजिकल टू W/Q। तो V क्या है, वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज है, तो बैटरी क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है, और ये क्या है, चार्ज है। उस चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कराने में उसने क्या किया है, वर्क डन किया है, कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। देखो ऐसे समझते हैं, जैसे V इजिकल टू क्या होता है, W/Q, तो V का मतलब मान लो वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट का वोल्टेज है। ठीक है, 2 वोल्ट का वोल्टेज है, तो 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/1। तो ये 2 वोल्ट का अगर वोल्टेज है, 2 वोल्ट इज इक्वल टू 2 जूल, और कुलम, Q का मतलब चार्ज, चार्ज मतलब कुलम। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर मैं 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देता हूं किसी कंडक्टर से, तो वो बैटरी क्या करेगी बच्चों, 1 कुलम चार्ज को मूव कराने में 2 जूल की एनर्जी लगाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में, चार्ज को मूव कराने में बच्चों बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद मूव नहीं करता, वो रैंडमली मूव तो कर सकता है, सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के, बाहर जो टेम्परेचर होता है वहां से एनर्जी लेकर के रैंडमली मूव कर सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए उसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इफ यू प्रोवाइड देम सम एनफ एनर्जी देन दे कैन मूव, इलेक्ट्रॉन कैन मूव। समझ में आ रहा है इतना?
अब देखो आगे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर किया जा सकता है बच्चों, इफ वी रब सर्टेन सॉलिड बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर। अगर हम जो है को सर्टेन सॉलिड बॉडीज का मतलब है बच्चों इंसुलेटिंग बॉडी की मैं बात कर रहा हूं। अभी मैंने यहां पे इंसुलेटर आपको बताया था, इंसुलेटर के कुछ एग्जांपल दिए थे, ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड, एबोनाइट रॉड। इन्हीं में से मान लो कोई दो बॉडी ले लीजिए, उन्हें रब करने लग जाइए, तो रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगता है। लेकिन हम सर्टेन सॉलिड बॉडीज में इंसुलेटिंग बॉडी की बात कर रहा हूं, मतलब इंसुलेटर की बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इफ वी रब सर्टेन सॉलिड बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर। अब देखो हमने ये दो बॉडी है, मान लो हम इन्हें रब करेंगे, दोनों को रब करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा और बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज होने लग जाएगी। बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी हम ये बोलते हैं कि बॉडी चार्ज हो रही है, तो इसका मतलब जो बॉडी जो चार्ज होती है ना, वो किस वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होती है। कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा, इसे नॉलेज में रखिएगा। जैसे मान लो ये हमारे पास ये दो बॉडी हैं और अब ये दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं और दोनों की दोनों इंसुलेटिंग बॉडी हैं। इंसुलेटिंग बॉडी है, इंसुलेटिंग मतलब इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको इंसुलेटर क्या होता है। अरे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम इन नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है और इसी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसे भी ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेम चार्ज है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसे रब करता हूं तो रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो देखो ये भी हो सकता है कि क्या पता यहां का इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए, या ये भी हो सकता है कि यहां का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जाएगा, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों, उसके लिए क्या होता है, ओनली लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन ए मटेरियल बॉडी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय रबिंग। वो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाउंड होगा, अपने न्यूक्लियस से लेस टाइटली बाउंड होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड नहीं है, इसीलिए वो यहां से यहां ट्रांसफर हो जा रहा है। क्योंकि बच्चों रबिंग करने से क्या होता है, दोनों बॉडी को एनर्जी मिलती है, इसे भी एनर्जी मिलेगा, इसे भी एनर्जी मिलेगा। मान लो रबिंग करने से इसे 20 जूल का एनर्जी मिला, इसे भी 20 जूल का एनर्जी मिला। लेकिन बच्चों अगर यहां का जो इलेक्ट्रॉन है, यहां का इलेक्ट्रॉन अगर अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड नहीं है, तो ये यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने लग जाता है रबिंग के दौरान, क्योंकि दोनों को एनर्जी मिल रही है, ठीक है। पर ये इसने अभी इसने इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इसके लिए, ये ज्यादा एनर्जी मांग रहा है, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया। अब देखो बच्चों आगे क्या होगा, देखो जैसे हमने यहाँ रबिंग कर रहे हैं, तो रबिंग के दौरान क्या होता है, रबिंग के दौरान क्या होता है कि जैसे ये पॉजिटिव था, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन। और ये जो था यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये तो यहीं पे ऑलरेडी रहेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया रबिंग के दौरान। तो रबिंग के दौरान क्या होता है बच्चों, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, एक बॉडी गेन करेगी। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहां पे बच्चों पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, तो इसी बॉडी को क्या बोला जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बोला जाएगा। तो ये बॉडी क्या होने लग जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड होने लग जाएगी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, वो बॉडी क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज आने लग जाता है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज बाहर से आया, बाहर से कहीं से नहीं आया। देखो बच्चों इसमें प्रोटॉन तो पहले से ही था ना, बस इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इस तरफ आ गया, यहां आ गया, इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है प्लस जो है नेगेटिव से ज्यादा हो गया, इसीलिए इसे पॉजिटिवली चार्ज बोला जा रहा है। अब इसकी अगर हम बात करें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा है, मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है। यहां जो इस वाली बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, इस वाली बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो इसे हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे, हम इसे नेगेटिवली चार्ज्ड
बॉडी बोलेंगे। तो चाहे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है चाहे बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज बोला जाता है। इसी को इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बोला जाता है। अगर हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड का मतलब ये होता है कि या तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, या तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है। और अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? आर इक्वल इन नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो आगे लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टू इंसुलेटिंग बॉडी। ड्यू टू फ्रिक्शन का मतलब रबिंग करना। कोई भी दो इंसुलेटिंग बॉडी के बीच में अगर आप रबिंग कर रहे हो, ड्यू टू फ्रिक्शन मतलब रब करना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें प्रोड्यूस होने लग जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस का मतलब या तो पॉजिटिवली चार्ज उसमें आने लगेगा या तो नेगेटिवली चार्ज आने लगेगा। मतलब एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक में नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर दोनों बॉडी इंसुलेटिंग बॉडी है तो जितना पॉजिटिव चार्ज, मान लो इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इसमें भी आ जाता है। मान लो इसमें 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आया तो इसमें 2 कूलम का ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है, विच आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर द मटेरियल विच लूजेस इलेक्ट्रॉन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। वो ये कह रहा है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड द मटेरियल विच गेन इलेक्ट्रॉन एक्वायर एन इक्वल नेगेटिव चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको, यहां पे देखो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो यहां पे क्या लिखा है, ओनली रब्ड एरिया ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडी गेट्स चार्ज। नॉन कंडक्टिंग बॉडी का मतलब हम इंसुलेटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंसुलेटिंग बॉडी। जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती है, नॉन कंडक्टिंग मतलब जो अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देती, उसी को नॉन कंडक्टिंग बोला जाता है। मतलब इंसुलेटिंग बॉडी को ही नॉन कंडक्टिंग बोला जाता है। तो कह रहा है ओनली रब्ड एरिया ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडी गेट्स चार्ज। तो अगर कोई इंसुलेटिंग बॉडी अगर चार्ज हो रही है, रब करने से मान लो अगर हमने उसे चार्ज कर दिया, जो कि होती भी है, दो इंसुलेटिंग बॉडी को अगर रब करते हैं तो चार्ज होने लगती है, लेकिन वो कह रहा है केवल उसका रब्ड पोर्शन, जो रब्ड एरिया होता है, सिर्फ रब्ड पोर्शन ही चार्ज होता है, पूरी की पूरी बॉडी चार्ज नहीं होती है। अभी देखो इसे प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, एंड दिस चार्ज डज नॉट मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वो कह रहा है सिर्फ रब्ड एरिया, जो रब्ड पोर्शन होता है ना, वही चार्ज होता है, बाकी जो अदर पोर्शन होता है वो चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि चार्ज डज नॉट मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि जो मान लो बॉडी में अगर पॉजिटिव चार्ज आया भी है या नेगेटिव, मान लो नेगेटिव ही चार्ज आया, तो वो नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, इंसुलेटिंग बॉडी है तो। दिस चार्ज इज स्टैटिक। स्टैटिक मतलब चार्ज सिर्फ रबिंग एरिया में रहेगा, वहीं पे रहेगा, सिर्फ रबिंग एरिया में रहेगा, ऑन रब्ड पोर्शन ओनली, इज स्टैटिक ऑन रब्ड पोर्शन ओनली। देखो बच्चों बहुत से कंफ्यूज हो होंगे इस चीज से कि ये क्या नई चीज बता दी। तो देखो इसका मैं एक प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। देखो एक प्रूफ दिखाते हैं। देखो बच्चों यहां पे ये कुछ पेपर है, ठीक है, ये आपके कुछ पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये स्केल है बच्चों, ये आपको स्केल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो स्केल का एक ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है। तो ये स्केल क्या है आपका, एक ये इंसुलेटिंग बॉडी है, मतलब ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, ये इंसुलेटिंग बॉडी है। ये स्केल क्या है आपका, एक इंसुलेटर है। अब देखो बच्चों अगर मैं इसे रब करता हूं तो रब करने से ये स्केल चार्ज होगा, लेकिन रब करने से पूरा स्केल चार्ज होगा या सिर्फ जो रबिंग पोर्शन होगा वही चार्ज होगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, ओनली रब्ड एरिया गेट्स चार्ज्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसे मैं रब करूंगा, ठीक है, जैसे मैं इस स्केल को यहां रब करूंगा ऐसे ऐसे करके। तो रब करने से बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन चार्ज हो जाएगा, लेकिन बच्चों ये पूरा स्केल चार्ज नहीं होगा, ये वाला पोर्शन चार्ज नहीं होगा। जो जिस पोर्शन को मैं रब कर रहा हूं उतना चार्ज होता है। तो जब मैं इसे रब करूंगा, इस वाले पोर्शन को रब करूंगा और इसको जो है ये जो पेपर्स हैं, ये जो पेपर्स के टुकड़े हैं बच्चों, इनके पास लाऊंगा तो ये जो रबिंग पोर्शन है, ये रबिंग पोर्शन इन्हें अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। लेकिन बच्चों ये जो नॉन रबिंग पोर्शन होगा ये अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ रबिंग पोर्शन ही अट्रैक्ट करेगा। इसलिए वो ये कह रहा है कि किसी भी इंसुलेटिंग बॉडी को जब रब किया जाता है तो वो पूरी की पूरी बॉडी चार्ज नहीं होती है, सिर्फ रबिंग पोर्शन ही चार्ज होता है, जिस पोर्शन को आप रब कर रहे हो। लिखा है ना, ओनली रब्ड एरिया ऑफ इंसुलेटिंग बॉडी गेट्स चार्ज,
ठीक है, ओनली रब्ड एरिया ऑफ इंसुलेटिंग बॉडी गेट चार्ज एंड दिस चार्ज डज नॉट मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जैसे मान लो मैंने इसे रब किया, इतना रब किया, तो इतना ही चार्ज होगा, इतने पार्ट में चार्ज आ जाएगा, वो चार्ज पूरी बॉडी में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सिर्फ इतना ही इतना चार्ज होगा, ये इतना पोर्शन चार्ज नहीं होगा। देखो इसका मैं प्रूफ आपको दिखाता हूं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो देखो जैसे इसका प्रूफ ये है, जैसे ये मेरा हैंड है, ठीक है, तो मैंने इसे रब किया, देखो मैं ऐसे रब कर रहा हूँ, और मैं रब करने के बाद क्या करूँगा, ये जो मेरा रबिंग पोर्शन है ना, ये स्केल का जो रबिंग पोर्शन है, इसे पेपर के पास ले जाऊँगा, तो ये पेपर को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बच्चों को जो रबिंग पोर्शन है वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके पास ले जाऊँगा तो ये क्या कर रहा है, इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो अभी बताता हूँ मैं, ये देखो बच्चों, इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इसे मैं रबिंग कर रहा हूं अभी। तो देखो ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, देखो ये अट्रैक्ट कर रहा है। रब करने से क्या हो रहा है, जो रबिंग पोर्शन है बस रबिंग पोर्शन ही अट्रैक्ट करेगा, दूसरा वाला पोर्शन अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो रबिंग पोर्शन है उतना ही पोर्शन चार्ज हुआ है। देखो ये देखो इसने अट्रैक्ट किया है, देखो। लेकिन बच्चों जब देखो मैं ये वाला पोर्शन रब कर रहा था, इसको इसके पास ले जा रहा था तो ये अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन अगर मैं रब करने के दौरान जो है इस वाले पोर्शन को अगर मैं पास ले जाऊंगा तो ये पोर्शन अट्रैक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा अट्रैक्ट। इसका मतलब चार्ज जो था सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे था, सिर्फ यहाँ पे था। वो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसके थोड़ी देर के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज पूरी, जब हमने इसे रब किया तो पूरा स्केल चार्ज नहीं हुआ है, सिर्फ इतना ही इतना चार्ज हुआ है। तो देखो अब मैं एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। मैं इसे रब करूंगा, इस वाले पोर्शन को रब करूंगा, लेकिन इस पेपर के नजदीक जो है इस वाले एंड को ले जाऊंगा, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो देखो करते हैं इसे, देखो मैंने ऐसे रब किया इसे, चलो थोड़ी देर रब कर लेते हैं। देखो मैंने इसे रब किया, रब किया, रब किया, और रब करने के बाद जो है देखो मैं, देखो इसे मैं पास ले गया, तो देखो कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। इतना पास ले गया हूं, इतना पास ले जाने के बाद भी कोई अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब पूरा स्केल चार्ज नहीं हुआ है, सिर्फ इतना रबिंग पोर्शन ही चार्ज होता है। देखो अभी देखो मैं, अब मैं रबिंग पोर्शन को ले जाऊंगा तो देखो पेपर अट्रैक्ट होगा। देखो मैं रबिंग पोर्शन को ले जाने वाला हूं, तो रबिंग पोर्शन को अगर मैं ले जाता हूं तो देखो ये देखो अट्रैक्शन, देख रहे हो पेपर कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक इंसुलेटिंग बॉडी है, मतलब नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। तो नॉन कंडक्टिंग बॉडी का जो रबिंग पोर्शन होता है ना, बस वो रबिंग पोर्शन ही चार्ज होता है, पूरी बॉडी चार्ज नहीं होती है। ओनली रब्ड एरिया ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडी गेट चार्ज एंड दिस चार्ज डज नॉट मूव टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो उस बॉडी का जो बचा हुआ हिस्सा था वहां चार्ज मूव नहीं करता है। तो जब वो वहां मूव नहीं करेगा तो पूरी बॉडी चार्ज नहीं होगी, सिर्फ रबिंग एरिया ही चार्ज रहता है। तो इंसुलेटिंग बॉडी में क्या होता है, चार्ज स्टैटिक होता है। जिस भी रबिंग पोर्शन में चार्ज रहेगा वहीं पे ही चार्ज रहेगा, वो पूरी बॉडी में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। तो चार्ज जो होता है इंसुलेटिंग बॉडी में स्टैटिक माना जाता है ऑन, वो कहां पे रहेगा, रब्ड पोर्शन में ही रहेगा ओनली, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के। देखो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल ये है, वो ये कह रही है, एनसीईआरटी ये कह रही है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। तो ये ग्लास रॉड क्या है बच्चों, ये एक इंसुलेटिंग बॉडी है, और ये सिल्क भी क्या है, ये भी एक इंसुलेटिंग बॉडी है, दोनों इंसुलेटर है। तो अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। वो कह रहा है कि रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है एंड द सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और सिल्क में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कैसे हुआ होगा, देखो स्टार्टिंग में तो दोनों की दोनों जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रही होंगी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितना इसमें प्रोटॉन है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रही होगी। जितना इसमें प्रोटॉन उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब। अब देखो हमने क्या किया, इस रॉड को, जो ग्लास रॉड है, इसे सिल्क के साथ रब किया। तो रब करने से ये क्या कह रहा है, द रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। इसमें पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जा रहा है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन कम होने लग जाएंगे तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखो बच्चों होगा क्या कि जैसे जैसे हमने रब किया तो रबिंग करने के दौरान क्या होगा कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, इधर बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो जो रबिंग पोर्शन होगा ना, बस रबिंग पार्ट में ही जाएगा। तो इससे इस एसोसिएटेड जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये तो यहीं पे रहेंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये यहीं पे रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
तो ये आपका इंसुलेटिंग बॉडी है, ठीक है। तो जो रबिंग पोर्शन होगा ना, वहीं पे ये चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी है। और इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, इसे हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। बहुत से बच्चों का एक कंफ्यूजन ये भी रहता है, जैसे मान लो इसे मैं पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूं, तो इसका मतलब बच्चों ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, बस इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसीलिए यहां पे मैंने प्रोटॉन 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 दिखा रखा है, पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है। अब आप चाहो जैसे ये वाली जो बॉडी ना, इस वाली बॉडी को भी आप ऐसे दिखा सकते हो, नेगेटिव 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 ऐसे दिखा सकते हो। इस नेगेटिव नेगेटिव का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि इसमें प्रोटॉन नहीं है, भाई इसमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, बस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए ऐसे करके भी दिखा सकते हो आप, ऐसे करके भी दिखा सकते हो। बहुत सी बुकों में ऐसे भी दिखा रहेगा, कुछ में ऐसे भी दिखा रहेगा, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो अगर किसी बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है बच्चों, उसमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, बस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरा एग्जांपल ये है, व्हेन ए प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद वूल। अगर हम प्लास्टिक रॉड को वूल के साथ रब करते हैं, तो प्लास्टिक रॉड एक्वायर नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो स्टार्टिंग में सबसे पहली बात, ये जो प्लास्टिक रॉड रही होगी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रही होगी, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा होगा, ये वुल है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा होगा। तो वो कह रहा है कि जैसे हमने इसे रब किया, द प्लास्टिक रॉड एक्वायर नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे होगा, एक्चुअल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब यहां से यहां इधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था ना, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है रबिंग करने पे, ठीक है। तो यहां नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने लग जाएगा, और यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होने लग जाएगी। यहां के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां कम होने लग जाएगा, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रॉन था ना, वो इधर चला गया, ये भी इधर चले गया, इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज होती चली जाएगी ये बॉडी, ठीक है ना। वो एंड द वूल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आता चला जाएगा। तो ऐसे रबिंग करने से क्या हो रहा है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जा रही है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जा रही है। यहाँ पे भी एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जा रही थी, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जा रही थी, ठीक है। टू काइंड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन रबिंग, ठीक है। नॉलेज यहाँ पे हमें क्या पता चला कि रबिंग से क्या हो रहा है, कोई भी दो इंसुलेटिंग बॉडी को अगर आप रब कर रहे हो, तो उनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बॉडी चार्ज होने लगती है। तो एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, ये रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कहीं आप रटने लगो। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ग्लास रॉड और सी सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क के साथ रब करोगे, तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क में नेगेटिव आ जाता है। अब वैसी कैट्स फोर को अगर आप एबोनाइट रॉड के साथ रब करते हो, तो कैट्स फोर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैट्स फर को अगर आप अंबर के साथ रब करोगे, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि दो इंसुलेटिंग बॉडी को हम रब कर रहे हैं, दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ये वूलन है, इसको अगर मैं प्लास्टिक रॉड के साथ रब करूंगा, तो वूलन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। एक मेथड है आपका चार्जिंग बाय रबिंग, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो बॉडी को रब करने से भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन दोनों बॉडी जनरली क्या होनी चाहिए, इंसुलेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन मेथड से कैसे चार्ज किया जाता है बॉडी को, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब चार्जिंग बाय एक्चुअल कांटेक्ट होता है, दो बॉडी को हम टच करवाएंगे। यहाँ पे दो बॉडी को क्या करवाएंगे, टच करवाएंगे। यहाँ पे तो हमने दोनों बॉडी को रब करवाया था, और दोनों बॉडी इंसुलेटिंग भी थी, दोनों बॉडी इंसुलेटिंग भी थी, उन्हें रब कर रहे थे। रब करने से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, जिसकी वजह से बॉडी चार्ज हो जा रही थी। तो बच्चों दो बॉडी को टच करवाने से भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ही बॉडी चार्ज होती है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, टच करवाएंगे। तो दो बॉडी को जब टच करवाते हैं, तो उसी को चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। अगर देन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, बॉडी चार्ज होने लगी। लेकिन यहां पे क्या होता है बच्चों, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि एक तो आपकी इंसुलेटिंग बॉडी होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगी, और एक आपका मेटलिक कंडक्टर होगा। यहां पे हम मेटलिक कंडक्टर लेंगे जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा।
तो हमें क्या करना है, चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब एक बच्चों आपके पास एक मेटलिक कंडक्टर होगा और एक आपके पास इंसुलेटिंग बॉडी होगी, लाइक मतलब यहाँ पे हमने ग्लास रॉड ले रखा, कोई सी भी इंसुलेटिंग बॉडी आप ले सकते हो, बस वो या तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होनी चाहिए। तो जैसे ये बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज कैसे में हुआ, तो देखो ये तो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जैसे ग्लास रॉड को अगर मैं सिल्क के साथ रब करता हूं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे हमने क्या किया, इस ग्लास रॉड को इसके साथ रब किया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर हमने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी है जो कि एक इंसुलेटर है या इंसुलेटिंग बॉडी है, इसको जो है इस मेटलिक कंडक्टर के साथ टच कराएंगे। और ये जो कंडक्टर है, ये जो मेटल की जो बॉडी है, मेटलिक स्फीयर है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम इन नंबर है, मतलब जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। तो जैसे ही मैं इसे टच कराऊंगा तो टच कराने से क्या होने वाला है बच्चों, टच कराने से क्या होगा, देखो बच्चों ये एक मेटलिक कंडक्टर है, तो मेटलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, इतना आपको पता होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। तो बच्चों जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में होते हैं इसीलिए वो अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं। तो इसलिए वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि ये जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें तो ऑलरेडी बहुत कम इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन काफ़ी हैं, इसीलिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे टच करवाऊंगा तो टच करने से क्या होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि मेटलिक कंडक्टर में होता भी है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो देखो कैसे अट्रैक्ट होगा, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी, अब मैंने इसे यहां टच करवा दिया, मान लो ऐसे टच करवा दिया। ठीक है, तो बच्चों यहां क्या है, देखो यहां क्या है, ऐसे समझिए आप, ऐसे समझिए आप। देखो बच्चों इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रॉन था ना वो यहां आने लग जाएगा, इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे प्रोटॉन से, प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां आने लगेंगे। ठीक है, इस पॉजिटिव के नीचे जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन ये सब इधर पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ जाने लग जाएंगे। तो ये वाली बॉडी जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती चली जाएगी, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती चली जाएगी, और ये वाली बॉडी जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी पहले, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती चली जाएगी, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने में लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है यहाँ का इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए, इसीलिए इसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोला जा रहा है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, देखो दूसरा एग्जाम्पल भी है यहाँ पे कि अगर हम किसी इबोनाइट रॉड को, इबोनाइट रॉड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रॉड है, तो किसी मतलब ये एक इंसुलेटिंग बॉडी है, इसे अगर मैं इस मेटलिक कंडक्टर के साथ टच कराऊंगा, तो अगर आप किसी भी मेटलिक कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेगेटिवली चार्ज रॉड के साथ अगर टच कराओगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को टच कराया था तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया था, उसी तरीके से अगर आप किसी मेटलिक स्फीयर को या मेटलिक कंडक्टर भी आप बोल सकते हो जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसे अगर किसी नेगेटिवली चार्ज रॉड के साथ टच कराते हो तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो बच्चों कैसे आएगा इसमें नेगेटिव चार्ज, देखो बच्चों यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये सब यहाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इसीलिए तो इसे नेगेटिवली चार्ज बोला जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रैपल कर रहे होंगे, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये इन इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रैपल कर रहा होगा। तो जैसे ही मैं इसे टच करवाऊंगा ना, इन दोनों को टच करवाऊंगा, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ रहना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसी बॉडी में रहना पसंद करता है जहां रेजिस्टेंस कम होता है। तो देखो बच्चों ये तो एक इंसुलेटिंग बॉडी है, तो इंसुलेटिंग बॉडी में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये एक मेटलिक बॉडी है, मेटलिक कंडक्टर है, यहाँ रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, जैसे हम टच कराएंगे तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ना इस वाली बॉडी में जाने लग जाता है, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो उसे एक मौका मिल जाता है इस बॉडी में जाने का जहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, कम है। समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाने लग जाता है। तो देखो समझिए इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ
जैसे बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रेपल हो रहा है। तो मान लो ये अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन को इधर रेपल कर दिया, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएंगे, तो ये भी एक दूसरे को रेपल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आने में लगा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम 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 होने में लगा हुआ है। तो ये बॉडी फाइनली हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने में लगी हुई है और ये नेगेटिवली चार्ज इसमें आने में लगा हुआ है। इस वाली बॉडी में क्या आता रहेगा, नेगेटिवली चार्ज, ऐसे इलेक्ट्रॉन आता रहेगा, इलेक्ट्रॉन आता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आता रहेगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आने जनरली बॉडी क्वेश्चंस बुकों में ना, कुछ बुकों में ऐसे नेगेटिव नेगेटिव दिखा रखा है, पर बहुत से बच्चे ये समझने लगते हैं कि बस इसमें इलेक्ट्रॉन ही है। ऐसा नहीं है बच्चों, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा। पर एक चीज मैं बताता हूं आपको, ये मेटलिक कंडक्टर है। मेटलिक कंडक्टर में ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये पूरी बॉडी में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर जगह पूरी बॉडी में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे इंसुलेटिंग बॉडी में तो वो जो रबिंग पोर्शन था ना, वहीं पे जाकर के वो स्टैटिक रहता था, वहीं पे रहता था, पूरी बॉडी चार्ज नहीं होती थी। लेकिन जो मेटलिक कंडक्टर होता है ये पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब देखो दूसरा है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन मेथड में क्या होता है बच्चों, यहां पे हमारे पास दो बॉडी होती है, लेकिन दोनों बॉडी को ना तो हमें रब करना ना तो टच करना, सिर्फ हम क्या करेंगे, दो बॉडी को पास पास लाएंगे। और थोड़ा हमें यहाँ पे अर्थिंग भी करनी पड़ती है, अर्थिंग की मदद भी लेनी पड़ती है। देन हम किसी एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अनचार्ज्ड मेटलिक स्फीयर को, एक मेटलिक स्फीयर है हमारे पास जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब अनचार्ज है, इसे हम चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा अर्थिंग भी करानी पड़ती है हमें, और एक इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी को हम उसके पास लाते हैं पर टच नहीं कराते। देखो लिखा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब यह है, द फेनोमेनॉन ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी by bringing a charged body near it without making a direct contact between two bodies। हमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कराना है, सिर्फ दो बॉडी को पास लाना है। उसमें क्या होगा, एक अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे ये आपकी कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, मतलब ये मेटलिक कंडक्टर है। कंडक्टिंग बॉडी मतलब मेटलिक कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिसे हम अनचार्ज्ड बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम इन नंबर है इसमें। हमने क्या किया, इसमें हम इसे चार्ज कर रहे हैं अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी को बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज्ड बॉडी नियर इट। ये एक चार्ज बॉडी है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसे इसके पास लाया। तो देखो हम यहां इसे पास ला गए, तो पास लाने से क्या होगा बच्चों, पास लाने से क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस रीजन में पास 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 आने लग जाएंगे, और जो प्रोटॉन होंगे वो इस रीजन में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब ये मतलब एक प्रकार से पोलराइज्ड हो गए। ठीक है, पर इसे बच्चों पार्शियली चार्ज्ड भी बोला जा सकता है, पर अभी ये चार्ज्ड नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है। हम ये कह सकते हैं कि इस रीजन में यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन अभी इसे इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर में ही है। तो हम इसके पास लाएं तो ये पॉजिटिवली चार्ज क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज को रेपल कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग का मतलब हमने एक कॉपर का वायर लिया जो इसके साथ कनेक्ट है, यहाँ इसे ग्राउंडेड कर दिया। तो हमारा जो अर्थ है बच्चों, अर्थ क्या है, गुड कंडक्टर है, मैंने आपको बताया था। और ये एक मेटलिक वायर है, कॉपर की वायर है। तो हमारा अर्थ क्या करेगा, यहाँ पे उसमें यहाँ बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि गुड कंडक्टर होता है हमारा अर्थ। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा, यहाँ 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 यहाँ। तो ये वाला रीजन जो पॉजिटिव चार्ज हो रखा था, ये वाला रीजन न्यूट्रल होने लगेगा। कैसा होने लगेगा, न्यूट्रल, क्योंकि इस प्रोटॉन से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने लगेगा, यहाँ पे आने लगेगा, तो ये रीजन न्यूट्रल होने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो अब हम यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे अब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने लगा है। तो देखो यहां पे तो क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर पे थे, लेकिन जैसे इस प्रोटॉन से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन यहां पे आए तो अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, अब हम ये जो अर्थिंग हमने की थी, इस अर्थिंग को हम हटा देंगे, अर्थिंग को हम हटा देंगे, क्योंकि ये रीजन न्यूट्रल हो चुका है। अब चाहो तो आप यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बना रखा था ना, आप चाहो तो यहाँ पे भी बना करके दिखा सकते हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर किसी बॉडी को मैंने ऐसे बना रखा, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस बॉडी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जस्ट ऐसे भी दिखा सकते हो। उस ऐसा दिखाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि उसका अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। इस बॉडी का मतलब भी यही है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर पे हैं, और इसका मतलब भी यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर पे हैं। ठीक है,
कुछ बुक्स में इस तरीके से दिखा रहेगा, कुछ बुक्स में इस तरीके से दिखा रहेगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे अर्थिंग हटाई तो ऐसे मत समझ लेना कि यहाँ से ये गायब हो गया है। भाई अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे, बस ये बैलेंस्ड है। जितना इस रीजन में प्रोटॉन है उतना ही इस रीजन में इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये बैलेंस्ड हो रखा है ये वाला हिस्सा। तो ये बैलेंस्ड इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखा रखा, शो नहीं कर रखा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव तो इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ही। फिर हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से इसे हटा देंगे, इसे रिमूव कर देंगे। जैसे हम इसे रिमूव करेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज था ये पूरी बॉडी में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव जैसे हम इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ से हटाया तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रेपल करेगा और ये पूरी बॉडी में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक मेटलिक कंडक्टर को जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था उसे नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो बच्चों हमारे पास एक सिंगल मेटलिक स्फीयर था जिसे हमने अभी मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड किया। अब हम दो मेटलिक स्फीयर अगर हमारे पास है, दो मेटलिक कंडक्टर हैं, उन्हें भी हम चार्ज कर सकते हैं। अब देखो इन्हें चार्ज कैसे किया जाता है, इसका मेथड क्या होता है। देखो हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। अब देखो बच्चों ये मैंने बॉडी बना रखी है, ये अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम इन नंबर, मतलब जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना इसमें प्रोटॉन है, ठीक है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये सेम जैसे मैंने पहले बना रखा था वैसे भी दिखा सकते हैं, तो कुछ बुक्स में दिखा रखा है ऐसे, इसलिए बोल रहा हूं। अब देखो बच्चों जैसे ही मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पास लाऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव रेपल होगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ये दोनों बॉडी यहां पर टच हो रही है, ठीक है। पर हमें इसको इसके साथ टच नहीं कराना, बस पास लाना है। ये जो बच्चों पॉजिटिवली चार्ज रॉड है इसे मैं इसके साथ मेटलिक स्फीयर के साथ टच नहीं करा रहा हूं, जस्ट इसे पास ला रहा हूं। पर ये दोनों बॉडी पहले से ही कांटेक्ट में है, ठीक है, मतलब हम ये बॉडी एक ही बॉडी की तरह ट्रीट कर रही है ये दोनों बॉडी, इसलिए दोनों टच करा रखा है, पर इसको टच नहीं कराना है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इसे हम यहां पास ला रखे थे, अब हमने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज रह गया, इसमें नेगेटिव चार्ज रह गया, तो ये तो अपनी तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए नेगेटिव इधर रहेगा, पॉजिटिव इधर रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बच्चों ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी इसे भी यहां से रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो हटाने से क्या होगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ आने लगेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इस तरफ आने लगेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है इतना। अब हमें क्या करना है, हमें फिर इन दोनों को दूर दूर कर देना है। दूर दूर करने से ये नेगेटिव एक दूसरे को रेपल करने लगेगा, ये पूरी बॉडी में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव भी रेपल करेगा, ये भी पूरी बॉडी में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से हमने दो मेटलिक स्फीयर जो बॉडी थी, दो मेटलिक कंडक्टर जो थे, एक को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, एक को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और एक को हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन मेथड थे। एक चार्जिंग बाय रबिंग में हमारे पास दोनों इंसुलेटिंग बॉडी थी, हम रब कर रहे थे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, बॉडी चार्ज हो रही थी। दूसरा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, यहाँ पे हमारे पास एक इंसुलेटिंग बॉडी थी और एक हमारे पास कंडक्टर था, मेटलिक कंडक्टर था। दोनों को हमने यहाँ पे टच कराया जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और बॉडी चार्ज होने लगी, ठीक है। और एक है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहाँ पे ना तो हमें रब करना है ना तो हमें टच करना है, बस दो बॉडी को पास लाना है। एक आपका इंसुलेटिंग मतलब चार्ज्ड बॉडी होगी और एक आपकी क्या होगा, मेटलिक कंडक्टर होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो हम जैसे ही दो बॉडी को पास लाएंगे, ठीक है, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास लाया तो ये क्या होने लगी बच्चों, ये चार्ज होने लगी। बस यहाँ पे हमें अर्थिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये नेगेटिव चार्ज आने लग गया। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। ओके, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।